नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोरोना बुलेटिन। सबसे पहले ओडिशा के मयूरभंज शहर से आया ये वीडियो देखिए। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भीड़ कुछ पुलिसकर्मियों को घेर कर पीट रही है। कुछ उन्मादी लोग पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मयूरभंज के देबनहाली गांव में कल चैती उत्सव मनाया जा रहा था। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर भारी तादाद में लोग एक जगह जुटे थे। भीड़ को हटाने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। ओडिशा में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां इस तरह तब उड़ाई जा रही हैं जब बढ़ते कोरोना के मामलों को रोकने के लिए पटनायक सरकार ने राज्य में 5 से 19 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है, मगर फिर भी कोरोना काबू में नहीं आ रहा। दिल्ली के कई अस्पतालों से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। परसों ही दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर सेना से मदद मांगी है। सिसोदिया ने चिट्ठी में कहा है कि जितना संभव हो सके उतने ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को उपलब्ध कराए जाएं। दिल्ली सरकार की बात केंद्र सरकार तक तो पहुंच गई है, लेकिन दिल्ली में रह रहे उन गरीब मजदूरों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही, जो इन हालात में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारी एक टीम ने दिल्ली के लॉरेंस रोड इंडस्ट्रियल इलाके में कुछ ऐसे ही मजदूरों से बात की जो सरकार की नजरअंदाजी से इस हद तक नाराज हैं कि अब कभी वोट ना देने की बात कह रहे हैं। देखिए हमारी संवाददाता सोनाली और जेरी की ये रिपोर्ट। असेंशियल सर्विस जिसे मान लिया है वो नहीं है, खाने की कोई चीज, खाने की कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता तो यहाँ कोई एम्बुलेंस भी नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया, अगर आग लग जाती है तो भी कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया में बहुत ही कम आते हैं। यहाँ पे कोई देखने कोई सुनने, आप देख ही रहोगे यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ जो बंदे रहते हैं बस वही है, वो तो 2-4 टाइम होता है बैठने आ जाते हैं दूर सोशल डिस्टेंसिंग को लेके। बाकी यहाँ पे कोई कुछ नहीं आता, कोई भी नहीं आया। 100 नंबर कॉल करते हैं तो वो भी नहीं आएगी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी हुआ तो नहीं है, लेकिन आता ही नहीं। आप ही देख रहे हो, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो हमें तो आज तक यहाँ अंदर आगे इंडस्ट्री एरिया में आगे किसी ने सरकारी कोई भी सुविधा हमें यहाँ आगे नहीं मिली। ना राशन मिला ना कुछ मिला हमें। पिछली बार भी नहीं मिला था, ना इस बार मिला हमें। अभी तक तो नहीं मिला, आगे मिले ना मिले वो कुछ कह भी नहीं सकते। मैं कहूँगी वोट तो आप लोग भी देते होंगे। वोट तो देते ही है जी, सरकार पे किसी का क्या पता है। सबको ही देते हैं, शुरू से देते हुए आए हैं। वोट लेने के बाद तो सारे बदल जाते हैं, क्या है क्या नहीं है। हमें तो सुविधा। चुनाव के समय में तो याद करते होंगे। चुनाव के समय में तो सभी आते हैं जी, सारे आते हैं राशन लेके, सभी आते हैं, हर चीज़ लेके आते हैं। हाँ, उसके बाद तो कोई याद ही नहीं करता। आम आदमी का ये कहना है कि केजरीवाल को वोट देके हम फंस गए। अच्छा, आप यहाँ इस सरकार को, दिल्ली सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, कम से कम स्कूलों में खिचड़ी वगैरह जो भी पेट भरने के लिए मिल जाती थी, लेकिन 8 दिन हो गया, 8 दिन से किसी भी स्कूल में खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। खाओ या भूखे मरो। जिंदगी में बस हम तो एक ही अफसोस कर रहे हैं कि केजरीवाल को वोट क्यों दिया। दिल्ली सरकार से कोई सुविधा नहीं। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं कि ये है जी, वो है जी, हॉस्पिटल में इतना व्यवस्था है, ये है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो किसी भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर देखने का राजी नहीं है। अब कहाँ जाए बताओ। हम तो तो मैं कहूँगी कि बड़े बड़े वीआईपीओं को दिक्कत पड़ रही है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? और शायद जेब में ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या ही होगा। बिल्कुल मैडम, वो बात तो ठीक है, लेकिन मतलब अब क्या, मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ भी कोई नहीं बैठता। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पास में ही है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि अभी तो मैंने ताला लगा हुआ देखा है, क्या हमेशा ये हाल रहता है? हमेशा यही हाल होता है जी। कभी कभार खोलते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। कभी जाओ तो दवाई नहीं है, कभी जाओ तो डॉक्टर नहीं है। मजबूरी में हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अगर तबीयत खराब हो गई तो अब हम रोटी खाएं कि हम दवाई कराएं, समझ में नहीं आता। कभी गए हैं मोहल्ला क्लिनिक आप खुद से? मैं 2 बार गया है जी, दोनों बार डॉक्टर नहीं मिला।
बस एक ही अफसोस हो रहा है कि सरकार को वोट दे के हमने गलती कर दी। आगे से तो हम कान पकड़ते हैं कि केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, चाहे वोट देने जाएंगे ही नहीं, लेकिन केजरीवाल को वोट नहीं देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात छत्तीसगढ़ की। देश के कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ भी कोरोना की बढ़ती रफ्तार से बेहाल है। हमारी एक टीम यहां के बिलासपुर जिले में बने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल पहुंची। यहां हमारी संवाददाता स्वाति की बात कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही एक मेडिकल स्टाफ से हुई और उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। वो बोली कि उन्हें 1 साल से बिना छुट्टी के अस्पताल में काम करना पड़ रहा है। सुनिए। आप कब से ड्यूटी पर हैं यहाँ कोविड वार्ड? मैं कोविड में ड्यूटी पिछले 18 मतलब अप्रैल 2020 से कंटिन्यू ड्यूटी कर रही हूँ। कंटिन्यू ड्यूटी कर रही हैं। अगर बिना ऑफ के बिना ऑफ के मेरे को कोई भी लोग जैसे होते हैं ना ड्यूटी करते क्वारंटाइन जाते हैं, मेरे को ना कोई सीएल हुई है ना मेरे को कोई क्वारंटाइन हुआ है एंड आई एम वर्किंग। और वो भी मैं ऐसा नहीं मैं यहाँ ऑफिस में बैठती हूँ, मैं बराबर पेशेंट्स भी आते तो बराबर मैनेज करती हूँ। याद रखिएगा, कई जगह पार्टियाँ और उनके समर्थक नेताओं के बारे में कहते हैं कि ये जो हमारे नेताजी हैं फलाना मंत्री जी, वो बिल्कुल 24/7 काम करते हैं बिना छुट्टियों के। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, चुनाव प्रचार वगैरह सारा उनका इंक्लूड होता है। और यहाँ अप्रैल 2000 से एक स्वास्थ्यकर्मी हैं और ये किसी सरकार की उपलब्धता नहीं है, ये बिल्कुल विशुद्ध जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनकी वो है डेडिकेशन की। अप्रैल 2020 से अभी ये अप्रैल 2021 पूरा हो गया, हम 1 मई 2021 की तारीख में खड़े हैं और वो बिना सीएल बिना किसी छुट्टी के वो लगातार काम कर रही हैं। इस चीज़ के लिए आपको सल्यूट है। एक बात बताइए, जब ये स्थितियाँ, उम्मीद है कि हम इतनी बर्बादी के बाद भी चीज़ों से उबर आएंगे, ऐसा दिन भी आएगा। उस वक्त यहाँ पर बैठे बैठे 1 साल का अनुभव कोविड को देखने के बाद जो आपने स्थितियाँ बद से बदतर होती देखी, उसमें अगर आपकी अपील कोई भी सरकार सुने, ठीक है, ये केंद्र और राज्य का मसला नहीं है, कोई भी सरकार सुने, कोई भी मंत्री हो, तो उसको क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके की, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आखिरी महामारी नहीं होने वाली है कोरोना, ऐसी और कई महामारियों का खतरा आने वाले समय में है, तो किस तरीके की चीज़ें हमको स्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए? देखिए, हम लोग जो अभी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम लोग भीड़ बहुत करते हैं, चाहे वो चुनाव रैली में हो, चाहे वो सीटी स्कैन ही खाली कराना हो, तो एक एप्रीहेंशन बहुत है और भीड़ बहुत है। एक भी आप देखिए, एक आदमी बीमार होता है, उसके साथ में 5 आदमी आ जाते हैं और जब वो पॉजिटिव निकलता है उसके बाद थोड़े उनको भी सिम्टम्स आते हैं, वो भी एडमिट हो जाते हैं। तो एक एक परिवार में कई कई लोगों की आप देख रहे हैं डेथ भी हो जा रही है। तो मेरी सबसे पहले अपील है कि लोगों को स्वयं समझना होगा कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, एक बीमार है आप एक की सेवा करिए बट पूरे प्रिकॉशंस के साथ करिए। अभी हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर, उसका साला सब एक साथ ख़त्म हुए। तो यहाँ इस सेंटर के हाँ। डॉक्टर और उनकी एक यंग डॉक्टर की आज ही सुबह डेथ हुई है, 3 दिन पहले उसके साले की डेथ हुई है और उसकी वाइफ को बहुत समझाया गया कि आप अंदर पे जैसे मत जाइए, वो जाके सेवा की, प्रेग्नेंट थी, अब बताइए वो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगी। तो लोग मेरी बिल्कुल नहीं मानते हैं। मैंने सुरक्षा बल को मंगाया है कि भाई जो बीमार है उसकी सेवा करना है तो पूरे प्रिकॉशन से करिए, और प्रिकॉशन से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप भी लोग हॉस्पिटल में भी आते हैं, 10 जगह आते हैं, पूरे शहर में जाते हैं, फिर कोरोना वहीं फैलता है। तो ऐसे लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको खुद को भी बचना है। कि क्या आप लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं हेल्थ उसमें डिपार्टमेंट में, उनका कोई इंश्योरेंस मिला है उनको? क्या पिछले साल हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, बाकी जगह तो इंसेंटिव भी मिलता है। मैंने इतने दिन से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं काम किए, हम लोग को तो एक इंसेंटिव भी नहीं मिला। इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात है, आज तक नहीं मिला। और हम लोग दिन रात काम करते हैं। मैं तो यहाँ पे कभी 8 भी बज जाता है, कभी रात में भी आना पड़ जाता है। जैसे हम लोग सभी, और मेरा पूरा टीम काम करती है, बहुत काम करे। सिम्स के पास इतनी स्टाफ की कमी है, फिर भी दिन रात मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरा सिम्स का स्टाफ बहुत काम कर रहा है और बहुत लोगों की जान भी बचा रहा है। लेकिन इंसेंटिव तो हम में से किसी के लिए कभी नहीं। ये स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे, लेकिन सरकार से इनको इंश्योरेंस तक नहीं मिला है। इस अस्पताल से निकलने के दौरान हमारी टीम ने यहाँ के सुरक्षा कर्मियों से बात की तो पता लगा कि उन्हें अस्पताल की ओर से मास्क और ग्लव्स तक नहीं मिले। खैर, इस बात को रिपोर्ट करते वक्त ही उनको कैमरे के सामने ही मास्क दिया गया। 4 दिन हो गए यहाँ ड्यूटी करते,
कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है। यहाँ एक भी मार्क्स नहीं मिलता, 95 यहाँ पर मांगते हैं सिस्टर लोग से, तो नहीं है बोल देते हैं। और डेली के स्टोर वाले लोग आके देते हैं, और काम करना हम ही लोग को पड़ता है। हम लोग बिना किट के सहारे हम लोग काम करते हैं। आईसीयू में जाना पड़ता है बिना किट के हम लोग को। आईसीयू में हाँ, जो कोविड वार्ड वाला है। कोविड वार्ड है। हम लोग अपने सुरक्षा में नहीं है हम लोग के। हमारे घर तरफ सब अभी घर में तबीयत खराब है, दीदी की तबीयत खराब है, बुखार चल रहा है, मम्मी की तबीयत खराब, कोरोना के सिम्टम। कोरोना के चलते। और हम लोग अपने जान जोखिम में डालकर हम लोग सब काम कर रहे हैं। यहाँ इंचार्ज सिस्टर से मार्क्स मांगते हैं, तो हम लोग को सुनाते हैं कि मार्क्स नहीं है, तुम लोग अभी जाओ, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम लोग आ जाते हो ऐसे करके। ये जवाब मिलता है मास्क जैसी बुनियादी चीज़ में। हाँ, यही जवाब मिलता है। सैनिटाइजर मिलता है ना, मास्क मिलता है हम लोग को। अभी हम लोग मांगने गए मास्क दे दीजिए करके, अभी मैं काम करूँ थोड़ी देर बाद आना। जब हम लोग सारे काम कर लेंगे, ड्यूटी पूरा बजा लेंगे, तब मिलेगा, तो क्या मतलब होगा। दवा मेडिसिन से उसको कोविड किया जाता है ना, और जो रहता है तो मरीज रहता है। घर पे कौन कौन है आपके? जी, घर पे कौन कौन है? मेरे घर में मेरी सासू माँ है, मेरे मिस्टर जी है, मेरे 3 बच्चे हैं। वैक्सीन वगैरह लगा आपको? जी, मेरे हम लोग को लग गया है। वैक्सीन आपको लग गया? जी। 1 डोज 2 डोज? दोनों डोज लग गए। लग गया है वैक्सीन, लग गया है। ये कोविड वार्ड के बाहर लगा हुआ है सैनिटाइजर डिस्पेंसर। थोड़ा कहाँ है? ये रहा, बटन ही बंद है भाई साहब, बटन ही बंद है। चलो ये हम देख, ये गिर नहीं रहा है। है नहीं है? कुछ है ही नहीं है। है ही नहीं। कितना दिन से खाली है? मैं कल से देख कल भी है। क्या नाम है? श्यामा साहू। मिल एक गया? और दे दीजिए ना दीदी, वो भैया के लिए। ये देखिए, ये है पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा कुछ तो हो गया। शिकायत हुई, दर्ज हुई, आपको एक N95 मास्क मिल गया। चलिए ध्यान रखिए। ग्राउंड रिपोर्ट्स में अब बात महाराष्ट्र के नागपुर शहर के उस शख्स की जिसने कभी नागपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर संतरे बेचे और अब 400 करोड़ रुपए की स्टेक वाली कंपनी का मालिक है, और जो इस कोरोना महामारी के दौर में लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। नाम है प्यारे खान। 300 ट्रकों के मालिक प्यारे खान नागपुर और उसके आसपास के इलाकों के सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं। हमारे संवाददाता निखिल ने प्यारे खान से उनकी आगे की तैयारियों पर बातचीत की। जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है तो प्यारे खान एक अननोन नाम नहीं है, देश में लोग आपको जानते हैं। बावजूद इसके हम उस पहले टैंकर की कहानी सुनना चाहते हैं। नागपुर में उस वक्त क्या माहौल था सर, जब आपने पहली बार ये सोचा कि मैं अपने लेवल पे ऑक्सीजन अरेंज करूं, और उसकी क्या कीमत आपको देनी पड़ी? उस समय मैं इंडिया में सारे न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो हालात इतने ख़राब थे कि मैं बता नहीं सकता। तो एक ट्रांसपोर्टर होने के नाते हम लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। लास्ट के कोविड में भी हम लोग ने किचन चलाया या ड्राइवर्स को खाना पहुंचाया। तो इस बार सोचे कि हमने पूरा फोकस इस बार ऑक्सीजन पे किया है कि भाई ऑक्सीजन को कैसा लाया जाए करके, क्योंकि देश भर में टैंकर्स नहीं थे और बड़े बड़े स्टेट को और बड़े बड़े मंत्रियों को भी वो टैंकर्स उपलब्ध नहीं थे। तो हम लोग का सर्चिंग चालू था पूरा। तो हमको एक टैंकर, हमने 2 टैंकर ढूंढे, एक टैंकर भिलाई में मिला और एक टैंकर बेलारी में मिला। तो हम सर ये हो गया तकरीबन 10 दिन के आसपास, 10-12 दिन हो गए। तो हमने ये ढूंढा। तो सबसे पहले पैसे की बात है कि भाई पैसा क्या चार्ज करोगे, क्योंकि लिक्विड तो गवर्नमेंट कुछ मिलता है, प्राइवेट आदमी को मिलता नहीं है, उसका एक कोटा होता है। तो हमने उनसे कहा कि भाई जो भी चार्ज रहेगा हम आपको देंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई एक्चुअली एक टैंकर का जो उनको 2 लाख रुपए के आसपास चार्ज करना था, उन्होंने हमसे एक टैंकर का 8 और एक टैंकर का 5, ऐसा 13 लाख रुपए लिया 2 टैंकर का, जबकि लेना चाहिए था मेरे ख्याल से 4-4.5 लाख रुपए लेने चाहिए थे। लेकिन नागपुर में जिस हिसाब से डेथ हो रही थी, तो उसके लिए हमने सोचा कि भाई पैसा इनको देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ लोग और बहुत ज़्यादा मात्रा में मर जाएंगे। तो फिर हमने उनको प्रीमियम पे करके ले आए 2 टैंकर। जो देश के तमाम और डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट के लोग हैं, जो आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको क्या सीख देना चाहेंगे कि अगर वो अपने यहाँ भी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का जो है इस मुश्किल वक्त में सुधारना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, देश के जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनको आगे आना चाहिए। और ये बहुत छोटी सी समस्या है, मैं बता रहा कोई बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि लोग पैसे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। जहाँ
मुझे पता है कि जहाँ पे किल्लत, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वहाँ उनको पैसा मिल रहा है, प्रीमियम पैसा मिल रहा है। अगर वो ये सोच ले कि जैसा उत्तर प्रदेश में अगर ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत है, तो वहाँ पे एक बार झोंक दिया ऑक्सीजन पूरा का पूरा उठा के, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर देश के ट्रांसपोर्टर अगर इसमें आगे आ जाए ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा श्री नरेंद्र मोदी जी से, कि वो ट्रांसपोर्टरों से बात करे और जो अच्छे ट्रांसपोर्टर हैं उनको लेके आए इस मैनेजमेंट में। मैं, मेरे जैसा छोटा आदमी जब पूरे नागपुर को संभाल सकता है और पूरे विदर्भ को मैं संभाल रहा हूँ, तो बाकी जगह संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा एकदम, मैं बता रहा, देश में इतना ऑक्सीजन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर उसका प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रांसपोर्टेशन किया जाए तो कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं। जाते जाते बात उन शख्सियतों की जो हाल फिलहाल कोरोना की वजह से हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले बात उस हस्ती की जिन्हें भारतीय संविधान का विशेषज्ञ कहा जाता था, जिनका नाम देश के दिग्गज मानवाधिकार वकीलों में शामिल था। नाम सोली सोराबजी। 30 अप्रैल को देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। 91 साल के सोली सोराबजी कोरोना से संक्रमित थे। 7 दशक तक कानूनी क्षेत्र से जुड़े रहे सोराबजी को साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात साहो, द गाजी अटैक और रॉकेट सिंह जैसी फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले एक्टर बिक्रमजीत कंवरपाल की, जिन्होंने कोरोना के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 52 साल के बिक्रमजीत का 1 मई को कोरोना की वजह से निधन हो गया। बिक्रमजीत कंवरपाल एक एक्टर बनने से पहले आर्मी के अफसर रह चुके थे। उन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद साल 2003 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। कोरोना से सावधान रहें, जितना हो सके घर में रहने की कोशिश करें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।